सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। अब धीरे-धीरे रंग उतरने लगा है भारतद्रोहियों का। आज दीपिका ने ये कहा है कि उसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का के लिए प्रेशर किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। अमित शाह की तरफ से धमकी दिलवाई जा रही है। चुट्टों की चंडाल चौकड़ी रोक नहीं रही है। हमने दिन में विश्लेषण किया, जुनैद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कपिल सिब्बल तय सी बात है वकालत करेगा, 1 करोड़ रुपए उसने दिए हैं। इन सब से एक चीज लग रही है कि खेल क्या हो रहा है। आज गंधौर ने अपने एक चेले के बारे में बताया है, रंगलाल गुर्जर, कि उसे भी पुलिस ऐसे ही जुनैद की तरह उठा के ले गई है। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों मुझे कि गंधौर का भी पूरा सच सामने आएगा। क्या ये सब इसलिए क्योंकि अमित शाह अब एक बड़ी तैयारी में, जैसे हम लोगों ने देखा लगातार संसद में उपरा एक बड़ी तैयारी में, अब तक वो मुंह बंद किए हुए हैं। आज जो अभी-अभी थोड़ी देर पहले वीडियो आई है, दीपिका अपने घर पहुँच गया और उसने कहा मुझे छेड़छाड़ अब मत करो, मुझे अच्छा, परेशान मत उनके करो, पोते की मैं उम्र पॉलिटिक्स कम नहीं है। करना चाहता। उनके पोते की उम्र ज्वाइन देखिए, करने के इसको लिए जरा सुनिए ज्वाइन करने वीडियो। सर आज आपको बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर हुई है ज्वाइन करने के लिए अब तक? धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। तो मुझे तो मतलब बहुत शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का मैं हूँ, उनके पोते की उम्र के बच्चों को इस तरह की धमकियां देते हैं। मतलब क्या क्या फायदा तुम्हारे इतने बड़े प्रधानमंत्री या गृह मंत्री होने का, अगर तुम्हें बच्चों को इस तरह की धमकियां देनी पड़ती है। ये तो बहुत बड़ा हो गया है। इसे धमकी मिल रही है बीजेपी शामिल हो। पूरा बंगाल का गिड़गिड़ा रहे थे बीजेपी में शामिल होने के लिए, उन्हें बीजेपी में नहीं लिया गया। इसे धमकी मिल रही है। ये भूल गया मनीष जी, ये भूल गया असल में। इसको धमकी बीजेपी में शामिल होने के लिए नहीं मिल रही थी, इसको मेरे ख्याल से भाजपा बुला रही थी कि आओ तुमको प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी दे देंगे। कितना गांजा पीते हैं, कौन सा गांजा पीते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, इसकी जरा जांच होनी चाहिए, इसके दिमाग की जांच कराए। ये झूठ भी बोल रहे हैं तो इस तरह का कि इसको बीजेपी ने इसको प्रधानमंत्री मोदी की पूरे कुर्सी जो है उसको बैठा उस पर इसको बैठाने के लिए इसको कोई मिलेगा, उल्लू बातें कर रहा है। फिलहाल आज तो ये दिख गया, ये पता नहीं वीडियो कब का है। तो खबर तो अभी आ रही कि अमेरिका के लिए चला गया, जो फिलहाल सोशल मीडिया में चला गया, अमेरिका के लिए उड़ गया फ्लाइट पकड़ के। तो इसकी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया और उसका कारण है वो जो अमित शाह वाली बात की, उस पर भी हम लोग बाद में आते हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट से एक फायदा हुआ मनी कि पूरे देश पे एक धूल जम गई थी हल्की सी, वो धूल पूरी तरह से साफ हो गई और देश ने ये जाना कि प्रधानमंत्री मोदी कितनी गहराई तक यहाँ इस देश के जनमानस के अंदर बैठे हुए हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी, जिस तरह से गाली गलौज इन लोगों ने शुरू की थी 20 तारीख को और 2-3 दिन इनका चला। माँ बहन की गालियां इन्होंने देनी शुरू की, नंगनाच इन्होंने शुरू किया। तो मोदी कहीं दिख नहीं रहे थे, कोई समर्थक नहीं दिख रहा था और यहाँ के न्यूज चैनल केवल वही जंतर मंतर, उसी जंतर मंतर को दिखा रहे कि ऐसा लग रहा था कि पूरा देश वही जंतर मंतर है। देश की कोई खबर नहीं थी कि देश में क्या हो रहा है, सिर्फ जंतर मंतर। और ऐसा माहौल बन गया था कि मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए आ गए और ये बिल्कुल सफल हो जाएंगे। कैसा जोश में थे न्यूज चैनल और खैराती और ये सारे गुंडे। लेकिन मनीष जी उसके बाद पिछले 2 दिनों से पलटवार शुरू हुआ है और वो पलटवार नहीं हो रहा। दर्शक इसको महसूस कर रहे हो आप, कहीं सोशल मीडिया के किसी मंच पे चले जाइए, फेसबुक पे चले जाइए, ट्विटर पे चले जाइए, ये काकरूची कुत्ते गायब हैं। इतनी बुरी, क्योंकि जनता निकल पड़ी है, जनता अपने अपने स्तर से इनको बुरी तरह से जुटिया रही है, बड़ी बुरी तरह गरिया रही है। और इनसे गुस्सा कम लोग अपनी जो भावनाएं प्रकट कर रहे हैं वो बड़ा खुल के प्रकट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सोचते क्या है और उनके जो सवाल है इन सबके जड़ें उखाड़ रही हैं। और तो एक ये चीज पहले समझ में आई। और अगर इन बुद्धि हो, इन कांग्रेसी हैं, समाजवादी हैं, ये 2024 के बाद से जो सपना देख रहे थे, तो बिना चुनाव के एक ऐसी घटना घट गई देश के अंदर इन देशद्रोही, इन गद्दारों की वजह से, कि एक तरह से वो टेस्टिंग पॉइंट हो गया और उसका जो रिजल्ट आया है वो चौंकाने वाला रिजल्ट है। मतलब मनीष जी, मैं भी कल्पना नहीं कर रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में इतनी जबरदस्त तरीके की सुनामी चलेगी। वो चल रही है, इस समय चल रही है, जो जहां पाया। और ये केवल ये अच्छे समझने लफंगे, ये केवल सोशल मीडिया पे नहीं चल रही, सोशल मीडिया पे तो चल ही रही है, ये जमीन पे भी चल रही है।
जो कॉकरोच जो पहचान में आ गया, जिसने गाली वाली वीडियो बनाई थी, और वो रोड पे जहां मिल रहा है वहां मारा जा रहा है, जहां मिल रहा है। और कराट प्लेस ऐसी बाजार में भी पकड़ के लोग मार रहे हैं। लखनऊ के अंदर भी 2-4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी भाजपा, विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस के लोग नहीं है, ये नहीं महत्वपूर्ण है। कोई नहीं, आम जनता इनको पहचाने हुए, इनको पकड़ लेकर ये गाली बक रहा था। तो हमारे को दिल्ली में ज्यादा बक रहे थे, दिल्ली और नोएडा के अंदर, तो वहां दर्जनों के हिसाब से घटनाएं हो रही हैं और ये कॉकरोच अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। लेकिन ये तो अभी प्रारंभिक जो बताया, जरा प्रधानमंत्री मोदी को एक तरह से उनको भी विटामिन मिला होगा। हालांकि उनके पास सूचनाएं रहती, लेकिन ये सूचना इतनी प्रत्यक्ष तौर पे ये संभवतः उनको बहुत दिनों बाद मिली है कि जिस तरह से इस समय नरेंद्र मोदी को, और लोगों को बता दें, लोगों को ना नीट से कोई लेना देना है ना किसी अन्य बात से। उनका लेना देना सिर्फ इस बात पे है कि तुमने देश के प्रधानमंत्री को गाली कैसे बकी। और इसमें बूढ़े एक 18 साल का बच्चा जो है, उससे लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक के अंदर बराबर का गुस्सा है, और वो गुस्सा अपने चरम पे है। तो ये बता रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जादू किया इस देश की जनता पे 12 साल के शासनकाल के दौरान। ऐसा नहीं कि कोई अचानक कोई इन्होंने जादू की छड़ी घुमा दी या कोई झूठ बोल के वादा कर दिया, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता। 12 साल हो गए, 13वां साल उनके कार्यकाल का चल रहा है। तो अब अगर जनता उनके बारे में कुछ सोचती है, कोई निर्णय करती है, तो वो परखती है, तौलती है कि 13 साल इस आदमी का कैसा शासनकाल रहा, उसके बाद वो अपना फैसला सुनाती है। और अगर 12 साल शासन करने के बाद 13 साल बाद बदतमीजी की है इन कांग्रेसी कुत्तों ने, इन काकरोची कुत्तों ने, तो जनता का जो विस्फोट फूटा है, तो मनीष जी दर्शक जरा याद करें कि मैं पॉलिटिकल जोड़ रहा हूं कि 2007 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था गुजरात का, ये 20 साल बाद भी वही टेम्परेचर अभी बना हुआ है, कम नहीं हुआ टेम्परेचर। 2007 का चुनाव पूरे देश के जो वहां पे लोग गए थे, चुनाव विशेषज्ञ, चुनाव की रिपोर्टिंग करने जो भी चुनाव विश्लेषक गए थे, उन सबने कहा था कि सोनिया गांधी के एक सेंटेंस ने पूरा चुनाव बदल दिया था, पूरा चुनाव। उसने मौत के सौदागर कहा था प्रधानमंत्री मोदी को। 2007 का चुनाव था वो, इसी आतंकी इसने जहां के कम में ढीली हो गई थी, और उसने मंच से गुजरात के कहा था कि मौत का सौदागर। 2007 की टिप्पणी है सोनिया गांधी की, और उस एक टिप्पणी ने पूरे गुजरात में चुनाव पलट दिया था। जो जहां कांग्रेस थोड़ी लड़ाई नजर आ रही थी, साफ हो गई थी, बिल्कुल क्लियर। तो वो 2007 की घटना है, दर्शक इसको समझ ली, यानी आज से करीब 20 साल पहले। और आज 20 साल बाद भी वही टेम्परेचर कायम है, ये मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे। उसी प्रधानमंत्री मोदी को जो गाली दी लौंडियों ने, इनको तो मैं रंडियां कहूंगा, और रंडियों के अलावा दूसरा कोई उच्चारण मैं उनके लिए कह भी नहीं सकता। ये जो रंडियां उनके जो भड़ुए थे, जो गाली बक रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, उसका जो पलटवार जो दिया, उसकी जो प्रतिक्रिया मैं देख रहा हूं, तो मैं खुद हतप्रभ हूं कि इतनी प्रचंड प्रतिक्रिया होगी, ये मैंने भी कल्पना नहीं की थी। मुझको लग रहा था पुलिस इन पे सब करेगी सकती, लोग इनको गरियाए रहेंगे, लेकिन गरिया नहीं रहे, लोग निकल पड़े हैं अपने अपने घरों से, और अपने अपने घरों से निकल के इनको जुतिया रहे हैं फुटपाथ के ऊपर। मैं कह रहा हूँ जो कॉकरोच अपना देख रहा हो, तो बहुत सोच समझ के घर से निकलना, क्योंकि खतरा है, खतरा कहीं भी है, और क्योंकि पूरे देश में आक्रोश है। पता नहीं कहाँ पे तुम पे टूट पड़े लोग, और अभी तो तुमको जूतों से मार रहे हैं, कहीं ज्यादा कोई बढ़ गया तो लिंचिंग हो जाएगी तुम्हारी। ये स्थिति पैदा हुई है देश के अंदर, और कोई एक जगह आप चिन्हित करके नहीं कह सकते कि यहाँ पे नहीं होगी वहां पे होगी, ऐसा नहीं। पूरे देश के अंदर ये माहौल है, कहीं इनको अपना मुंह छुपाते भागते फिर रहे हैं। तो अपने, और ये दर्शक देख ही रहे होंगे कि सैकड़ों की संख्या में इन रंडियों, इन भड़ुओं, इनके वीडियो आ रहे हैं कि मोदी जी हमें माफ कर दो, फलाना कर दो, ढिमाका कर दो। ये लगातार माफी मांग के अपने वीडियो डाल रहे, लेकिन कोई असर जनता पे पड़ नहीं रहा। लोग इनको ढूंढ रहे हैं, और जहां पा रहे हैं वहां इनको मार रहे हैं। तो ये अपने आप में जनाक्रोश है। और ये जो विपक्ष के नेता जो बड़े मोदी विरोध के नाम पे बड़ी राजनीति करते घूमते हैं, इनके लिए भी खतरे की घंटी है, इनके लिए भी खतरे की घंटी है। क्योंकि एक सीमा होती है, वो सीमा टूट गई है इस आंदोलन के बाद, वो सीमा टूट गई है कि हाथ नहीं उठाना है, गाली नहीं देनी है। अब वो गाली भी दे रहे हैं, हाथ भी उठाना है जो मोदी के समर्थक हैं या मोदी के देश के समर्थक हैं। मैंने कहा 80 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का बच्चा है, वो एक तरह से खुलकर आ गया। मनीष जी, मैं आज देख रहा था, मैं क्या नाम लूं, कि मैं ऐसी महिलाओं की वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, जिन्होंने अपने बना के डाले, उनका कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने मोदी के प्रति जो उनकी भावनाएं मैं देख रहा हूँ, तो मैं वास्तव में मुझे अच्छा भी लगा, और मैं चौंका कि उनसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। वो महिलाएं वो है जो अपना एक तरह से कह लीजिए कि कॉमेडी के डालती हैं, वो पॉलिटिकल उनका कभी वीडियो नहीं होता, वो कभी कभी सामने आ जाता है, तो मैं देखता हूँ।
वो उन्होंने भी 5-5 4-4 मिनट के वीडियो बनाए और इतने बेहतरीन वीडियो बनाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक तरह से उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं कि कैसे आदमी को जो पिता तुल्य है, दादा के बराबर जिसकी उम्र है, उसको तुम लोग गाली दे रहे हो। उन्होंने बहुत अच्छे से धोया इन सारे लफंगों को, इन सारी रंडियों को। इनको रंडियों के अलावा दूसरा कोई शब्द इनके लिए मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। इससे अलावा इनको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इतनी बुरी तरह से चौराहे पे खड़े होकर हजारों लोगों के बीच में माँ बहन की गाली बकना अपने बाप और दादा की उम्र के व्यक्ति को, ये काम सिर्फ रंडी कर सकती है। ये काम सिर्फ रंडियां कर सकती हैं, अब कोई महिला नहीं कर सकती। सम्रान घर की महिला नहीं कर सकती। गुस्सा होके वो नाराजगी तो प्रकट कर सकती है, वो अपना आक्रोश प्रकट कर सकती है, लेकिन इतनी खुलेआम इस तरह से इतने फ्लुएंसी के साथ माँ बहन की गालियां देना, तो ये जीबी रोड के कोठे पे ये धंधा होता है दिल्ली में, और ये वही की पैदाइश है, वही की उपज है। लेकिन इन सब अभी अमित शाह पे तो बात करते हैं कि मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता एक तरह से दोबारा पुनर्जीवित हुई है, क्योंकि वो जो दौर मैंने देखा है 2014 का, या उससे पहले 2007 का चुनाव था गुजरात का, वही दौर मुझे आज जिंदा नजर आया। सोशल मीडिया जो एक तरह से हांडी में पड़ा हुआ चावल है, जिस तरह से वो सुनामी चल रही है, तो ये एक सुखद संकेत है। लेकिन इस सुखद संकेत के चक्कर में फंस मत जाइएगा, ये फंस मत जाइएगा। मनीष जी जरा पहले वीडियो दिखा दीजिए प्रधानमंत्री मोदी का, और उसके बाद बताता हूँ जनजी क्या होती है इस देश की। संसद के पास तस्वीर कई सारी इसके लिहाज से भी आए हैं, कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरह से किस स्तर तक मल्लिकार्जुन खड़गे गया। लेकिन हम कॉमनवेल्थ पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे कॉमनवेल्थ के लड़कों निकले। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी का हम वो वीडियो आपको दिखाते हैं। ये इसकी देखिए, बात हम भी कर रहे हैं कि जिस मोदी के लिए लोग सोच रहे थे कि ये मोदी खत्म हो जाएगा, ये मोदी निपट जाएगा। हाँ, ये सब यही सपना देख रहे थे, ये सब यही सपना देख रहे थे। खैर ये देख रहे दर्शक वीडियो उसको। फिर आज जो मैं माहौल देख रहा हूँ, तो मैं तो अपने हिसाब से देख रहा हूँ। मुझे जो मैंने कहा था, ये देखिए, ये और इस तरह के वीडियोज बना करके पब्लिक वायरल कर रही है, पब्लिक ये वीडियो बना करके डाल रही है। मैं बता दूं मनीष जी, मुझे याद आ रही थी आज किसी और चीज की। मुझे आज याद आ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। मैंने उनके जीवन काल में वो बड़ा महत्वपूर्ण दौर वो मैंने बड़े करीब से देखा है। 1996 के दर्शक सुन ले, 1996 का उत्तर लखनऊ के अंदर चुनाव हो रहा था, और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उनके खिलाफ इसने सुब्रत राय ने उतार दिया था। समाजवादी पार्टी के टिकट था, लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट भी सुब्रत राय के कहने से मिला था, क्योंकि राज बब्बर जो था वो सहारा का डायरेक्टर था, वो सहारा में डायरेक्टर था, और एक तरह से उसको उतारा था मुलायम सिंह ने। और सुब्रत राय ने ठेका ले लिया था कि अटल जी को हराएंगे हम, और पूरे देश से सहारा के कार्यकर्ता बुलाए गए थे, पूरे देश से, कहीं उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश से 50,000 कार्यकर्ता पूरे देश से आके लखनऊ में टिक गया था। और ये था कि फर्जी वोट भी डालेगा। वो 50,000 कार्यकर्ता रोज सवेरे निकलता था, प्रचार करता था। जरा गौर करिए, 50,000 लोग प्रचार कर रहे थे राज बब्बर का। और ये स्थिति बन गई 5-7 दिन के अंदर कि लोगों में आपस में चर्चा शुरू हो गई कि क्या अटल जी चुनाव हार जाएंगे। ये सबसे बड़ी चर्चा थी, क्या अटल जी चुनाव हार जाएंगे। और मनीष जी, मैं साथ दोबारा वो अपने जीवन में मुझे दोबारा वो नजारा देखने को नहीं मिलेगा। जिस दिन वोट पड़ना था, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ा नहीं किसी से, जिस दिन वोट पड़ना था उस दिन वो लोग वोट डालने निकले थे जो 20-20 साल से वोट डालने नहीं गए थे, जिन्होंने छोड़ दिया था वोट डालना को अपने अपने कारणों से, हम वोट डालने नहीं जाएंगे, वो भी वोट डालने निकले थे। और अटल जी की जीत, इतनी बड़ी जीत हुई थी 1996 में कि लखनऊ से वो 5 चुनाव लड़े, किसी चुनाव में उनको उतनी बड़ी जीत नहीं मिली जितनी बुरी तरह से उन्होंने राज बब्बर को रौंदा था। ये जन भावनाएं होती हैं जो आपके साथ जुड़ी होती हैं, उसका प्रकटीकरण नहीं होता, लेकिन जो अवसर आता है तो वो बताता है। तो वो 1996 का चुनाव, और बिल्कुल उसी स्थिति में लाके इन्होंने नरेंद्र मोदी खड़ा कर दिया। इनको लग रहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरा देंगे, हटा देंगे,
जो भी कर सकते हैं ये करेंगे। मगर अब जो परिणाम मैं सामने देख रहा हूं, तो अभी ये पहला दूसरा दिन है, आगे ये सुनामी मुझे रुकती नजर नहीं आ रही। ये सुनामी अभी और बढ़ेगी, और ये जो कॉकरोच और कॉकरोचों के जो पाले हुए थे, इन सबको बड़ा कठिन समय अभी देख रहे हैं। एक मनी जो लड़की तरह की समोसा वमोसा खिला रही थी, उसके मकान मालिक ने उसका सामान उठा के सड़क पे फेंक दिया है कि तुम्हारे विचार नहीं मिलते, तुम कहीं जाओ, हमारा मकान छोड़ो। ये इस तरह का रिएक्शन जनता दे रही है। ये कोई सरकार का दबाव नहीं है, अपने अपने घरों से खेदे जा रहे हैं। एक लड़की का मैं देख रहा था, मैं डाल नहीं पाया, कि उस लड़की को उसके माँ बाप ने खदेड़ दिया है। वो और रो रो के बता रही कि मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया। माँ बाप ने कहा कि अब तुम जो कर रही थी, तुम जाके कहीं और तुम ठिकाना लो, तुम इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये आक्रोश का चरम है इस देश के अंदर। ये कौन सी गांजा भी है, चरस भी है। ये अटल बिहारी वाजपेयी को इनको लग रहा था कि हमने गाली दिलवा दी इन रंडियों से, इन बड़ुओं से, तो बड़ा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा माहौल बन गया। माहौल नहीं बन गया, तुमने अपनी कबर खोद ली है। और खासकर 2027 का जो चुनाव आ रहा है 7-8 महीने बाद, उस पर तो एक तरह से समाजवादी पार्टी की कबर खुदी खुदाई तैयार हो गई है बहुत अच्छे से। यहाँ पे खोदने वाला एक ऐसा है कि वो उसको अभी ढकने नहीं देगा, वो उसको और गहरी खबर बना देगा, जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ। खैर उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान, सबसे नजदीक का नुकसान मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं राजनीतिक बात करूं, मैं राजनीतिक बात करने के मूड में नहीं था, लेकिन ये मामला ही ऐसा है कि आज आज ये 2 दिन का घटनाक्रम जो मैं कल और आज देख रहा हूं, इसके बाद मैं निश्चिंत हूँ कि समाजवादी पार्टी की तो बड़ी गहरी कबर खुद गई उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। जिस तरह से जनता रिएक्ट कर रही है, और मैं फिर कह रहा हूं कि वही 1996 वाला दौर हम 2027 के चुनाव में देखेंगे कि लोग अब की वो लोग निकल पड़ेंगे जो वोट डालने नहीं जाते हैं। देखें क्या होता है। देखिए भाई, अभी आपसे बात हो रही है, उसी समय तुरंत इंस्टाग्राम पे प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो आया है, और अपने एक व्यूअर सुपर चैट से उन्होंने जानकारी दी शायद। अब पहले सुन लेते, मैंने सुना नहीं है। इंस्टाग्राम पे प्रधानमंत्री ने इतिहास रच दिया, सबसे ज्यादा 24 घंटे में। इनको लग रहा था कि ये जेनजी का मैदान है, और जब मोदी उस इंस्टा पे कूदे जिसपे आमतौर पे टीनेजर्स हैं, जेनजी हैं, उस पे जब घुस मोदी आए, अब अपनी युवाओं से वो इंस्टा पे ही बात करते हैं। जरा सुनते हैं पीएम ने क्या कहा है। विश्व स्तर परीक्षा साल पहले साथियों, विश्व स्तर परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई, और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे, और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है, और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्व स्तर परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए
कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अब वो डायरेक्ट संवाद करते हैं तो बेचैनी इस बात को लेकर के है। और जब वो कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसका मजाक उड़ाया जाता है कि भाई मोदी तो ऐसे नहीं बोलते। मोदी हर पिच पर कैसे खेला जाए ये बेहतर जानते हैं। इन्हें लग रहा था कि कॉकरोचों को के सहारे, भारत द्रोहियों के सहारे जंतर मंतर पर जो खेल कर दिया, इससे मोदी को पस्त कर देंगे। वो फिर से उठ खड़े हुए हैं उसी नहीं, जोश के साथ। काकरोचों के सहारे नहीं, भड़ुओं और रंडियों में, मैं तो इसके लिए यही शब्द इस्तेमाल करूंगा कि भड़ुओं और रंडियों के सहारे ये देश बदलने चले थे, देश पलटने चले थे, प्रधानमंत्री मोदी को हटाने चले थे। तो वो भड़ुओं और रंडियों का साथ इनको बड़ा महंगा पड़ा है, बहुत महंगा पड़ा है। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी ये और महंगा पड़ेगा। पता नहीं कौन कहाँ मिल जाए। तुम अपने अपने तुम लोग भला सोचो कि तुमको पता नहीं कौन कहाँ मिल जाए, ट्रेन में मिल जाए, बस में मिल जाए, रोड पे मिल जाए, सब्जी मंडी में मिल जाए, स्कूल में मिल जाए, कॉलेज में। तुम बहुत बहुत कूटे जाओगे जो कुछ तुमने किया है। क्योंकि तुम्हारे साथ जो 3,000 लफंगे थे जो बड़ा तुमको दम बना रहे थे, वो लफंगे तो पुलिस से अपनी जान बचाते घूम रहे हैं। 2873 यानी लगभग 2900 लफंगे जो हैं, जो बलात्कारी थे, हत्यारे थे, डकैत थे, चेन स्नैचर थे, गिरहकट थे, वो तो वो भाग लिए हैं। उनका उनका तजुर्बा रहा है पुलिस से कैसे भागना है, कहाँ गायब होना है। तो वो अभी उनको पुलिस तलाश रही है। तुम फंसे हो इनके चक्कर में, तुम फंसे हो इसके चक्कर में, बच नहीं पाओगे। बहुत मुश्किल है। तुम माफिया भी बहुत मांग रहे हो, लेकिन उससे कोई भला होता मुझको नजर नहीं आ रहा। तो ये करते रहे। और प्रधानमंत्री मोदी जो अभी संदेश देगा, उसको मैंने सुना, तो दर्शक इसको समझ ले वो बिल अब पास हो गया। कल जो था वो लोकसभा के अंदर पास हुआ था, आज राज्यसभा में उस पर बहस हो रही थी, उस पर भी बात करूंगा। तो वहां से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने आके बताया कि वो बिल पास हो गया। तो ये एक और अच्छी खबर है। लेकिन आज ये बिल हमारा मुद्दा ही नहीं है, हमारा बिल मुद्दा ही नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो इनके लफंगे हैं, जरा दर्शक समझें। और ये कुत्ते जो अपने आप को काकरोच कहते हैं, काकरोच नहीं, खुजली वाले कुत्ते हैं ये देखिए कि इस देश का जंजी कौन है जो पूरे दुनिया में नाम कर रहा है। और वो जो नाम करने वाले लोग हैं, जरा उनकी प्रतिक्रिया देखिए, आप उनकी प्रतिक्रिया देखिए। वास्तव में अद्भुत प्रतिक्रिया है। जरा मनीष, अभी कॉमनवेल्थ में 3 ऐसे लोग जो अभी गोल्ड जीत के आए, गोल्ड और सिल्वर, जरा उनको देखिए। अभी चल रहा है कॉमनवेल्थ, अभी खत्म नहीं हुआ है, उनको 3 तारीख को खत्म होगा। जरा जिन्होंने वहां मेडल जीता, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, वो भी नौजवान है, वो कोई बुढ़े नहीं है, वो कोई बुढ़े नहीं है। और वो गोल्ड मेडल जीतते हैं, सिल्वर मेडल जीतते हैं, और जीतने के बाद वो कहते हैं, जरा ये देखिए। ये पहला लगता है मुझे, हम इस वीडियो को संभवतः पहला वाला नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि शायद वो किसी खास टेलीविजन चैनल का है। ये बाइट है, इसको जरा सुनिए। पहले तो आज जो मेरा ईद है, मेरा विक्टोरी है, ये हमारा डार्क हीरोज के लिए है। तो पहले तो मैं ये है, ये जेनजी जो पाकिस्तान को मैदान में मुक्के में पस्त किया है, वो क्या कह रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज चर्चा में है वो ये है साहब। ये डेडिकेट तो हमारा पहले हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रेस्पेक्टेड सर को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसने हमारे स्पोर्ट के लिए बहुत बेनिफिट दिया। हम सभी ने तो जानते हैं। इसके बाद वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट श्री संदीप यादव सर, एंड वेट लिफ्टिंग का चीफ कोच श्री विजय शर्मा, एंड स्पेशली फ्रॉम मणिपुर ओलंपिक मेडल सिल्वर मेडलिस्ट मेरा भाई सनू, मेरा जो दीदी है वो, इसको मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि इस दीदी ने हम लोग को सब, विजय शर्मा जी और मेरा भाई दीदी, वो सब मिलके हम लोग को सिखा रहा है उधर। ये डेडिकेट तो हमारा पहले हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रेस्पेक्टेड सर को। अब ये डेडिकेट, ये चीजें इसलिए महत्वपूर्ण है। इस अब जरा मनीष जी, दर्शक इसको समझे। ये ऋषि कांता सिंह है, ये वेट लिफ्टर है, इनको सिल्वर मेडल मिला है कॉमनवेल्थ गेम में। और ये कहाँ के, ये मणिपुर के हैं, ये मणिपुर के हैं, ये याद रखिएगा। और इससे पहले जो मनीष जी ने वीडियो नहीं दिखाया, हो सकता है उसका कॉपीराइट हो, तो फोटो भले दिखा दें मनीष जी। वो मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता, गोल्ड मेडल की हैट्रिक मारी है इसी कॉमनवेल्थ गेम में, वो भी मणिपुर की। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जरा। और मेरे ख्याल से जो बॉक्सर है, जो बहुत रोया लोगों ने मणिपुर पे, और वो जो बॉक्सर है जदुमणि सिंह, वो भी मेरे ख्याल से मणिपुर का है। यानी तीन मेडल जो है,
इसमें मनीष जी आज जो आखिरी शॉट है जरा अभी देखिए कि किस तरह से वंदे मातरम बजने पे ये देखिए मीराबाई चानू के मुंह आंखों से भर भर आंसू बह रहे हैं। तीसरा गोल्ड मेडल जीता है और वो विक्ट्री स्टैंड पे खड़े होकर रो रही है। वो ये आंसू जो है, ये आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं, आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं और ये बड़े खुशी के आंसू हैं। ये आप हर किसी को भावुक कर दिया है हम, और आप इसको देख करके भावुक हो गए हैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं और वहां पब्लिक भी भावुक है। और मणि जी तीसरा वाला बता दें, वो जो तीसरा जदुमणि सिंह है वो भी मणिपुर का बॉक्सर है। उसने पाकिस्तान के सामना अभी उसका हुआ था 2-3 दिन पहले, उसने मार घूंसो उसको बेहोश कर दिया, उसके होश उड़ गए, इतनी बुरी तरह से मारा है। तो जदुमणि सिंह और ये तीनों आदमी मणिपुर के। मेरा सवाल कुछ और है मनीष जी, ये हमारा हटा लीजिए मनीष जी, वो फोटो दिखानी थी। जरा दर्शक आप गौर करें कि इस देश में कैसा फ्रॉड चल रहा है, कैसी जालसाजी चल रही, कैसी धोखाधड़ी चल रही, कैसी झूठ चल रहा है, कैसी मक्कारी चल रही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर जहर मूतना है, जहर हगना है तो ये क्या नाम लेते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जाते हो, मणिपुर में क्या हो रहा, मणिपुर बर्बाद हुआ जा रहा, मणिपुर तबाह हुआ जा रहा। और ये आपको कभी नहीं बताते कि जब कांग्रेस का 10 साल का शासन था तो कैसा वहां नंगा नाच हुआ करता था। अगर वहां मणिपुर में सब आग लगी हुई है, वहां लोग रह नहीं पा रहे, वहां घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो ये 3-3 स्टार हैं, ये 3-3 स्टार हैं जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड और सिल्वर जीत के आ रहे हैं। और वो क्योंकि हम लोग अभी आपको आवाज नहीं सुना पा रहे, जिस समय वो राष्ट्रगान बज रहा है विक्ट्री स्टैंड पे, मीराबाई चानू के आंख के आंसू रुक नहीं रहे। मैंने उसको कई बार देखा वीडियो। तो अगर मणिपुर में सब अलग थलग पड़ गया, महिलाएं बड़ी नाराज है, सब बड़े नाराज हैं, तो वो महिला जनगण मन सुन के किस तरह से रो रही है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दृश्य है, ऐतिहासिक दृश्य है। और मीराबाई चानू वो महिला है कि आने वाले दशकों नहीं, आने वाले सदियों तक उसकी कहानी सुनाई जाएगी, जो उसने सफलता की कहानी लिखी है। तो मणिपुर तबाह हो गया, मणिपुर बर्बाद हो गया इन कांग्रेसियों के समय में, जब 3 गुना ज्यादा हत्याएं हो रही थी नागरिकों की, जब 3 गुना ज्यादा मारे जा रहे थे हमारे जवान, तब बड़ा सुख चैन था। ये भाड़। और सबसे खास बात है कि इन सारे तथ्यों को, और जरा गौर करिए दर्शकों को, आपने कितने न्यूज चैनलों पे देखी ये खबरें, कितने न्यूज चैनलों पे आपने देखी ये जो काकरोची नकाब लगा के ये जो भड़ुए और रंडियां गाली बक रही थी प्रधानमंत्री मोदी को, उसको दिखा रहा था ये अंबानी का चैनल, उसको दिखा रहा था अडानी का चैनल। इनको मीराबाई चानू पे स्टोरी करने की याद नहीं आई, इनको जदुमणि सिंह पे याद नहीं आई, इनको ऋषिकांत सिंह की याद नहीं आई। क्योंकि अगर ये दिखाते तो मोदी के खिलाफ जो इनका एजेंडा चल रहा है, जिस षड्यंत्र पे पूरा काम कर रहा है पूरे अमेरिकन बापों के साथ मिलकर, ये सब असफल ना हो पाता, ये इनका सफल ना हो पाता, ये न्यूज चैनल से लेकर। और इन जो काकरोची कुत्ते रंडी भड़ुए, मैं इसका दूसरा शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, ये सारे लोग ये सब पूरी एक टीम है कि किस तरह से यहाँ से हटाओ। और किसी दिन मैं अंबानी को मैं देख रहा हूँ और किसी दिन मैं खुल के कच्चा चिट्टा इसका खोलूंगा कि इसके क्यों आग लगी हुई है नरेंद्र मोदी से। और ये अधेड़ जो है ये क्यों हल्ला मचाता है, इसको भी समझ लीजिए। ये अधेड़ सिर्फ इसलिए हल्ला मचाता है कि नरेंद्र मोदी ने जो हंटर चलाया इसके ऊपर, उसकी कहीं जिक्र ना हो जाए, उसकी कहीं चर्चा ना हो जाए, उससे ज्यादा ये हल्ला इसे मचाता अंबानी के लिए। अडानी ने जरूर मुझे चौंकाया कि वो आदमी इतने सस्ते में बिकेगा, अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन फिलहाल अभी वो कुछ कंट्रोल में है। लेकिन अंबानी ने तो जैसे ठान लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा इसको खोल देना है, और उसका न्यूज 18 पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत वो झोंके हुए है। आज उसने 2-3 बैठा लिए हैं जिनका राष्ट्रवादी नकाब अपने पहने हुए हैं, तो वो आके राष्ट्रवाद का खुराक दे देते हैं ताकि पूरी तरह से बदनाम ना हो जाए, रवीश कुमार की तरह नंगा ना हो जाए, सनसनीबाज की तरह नंगा ना हो जाए। तो नंगा होना तो जांघिया पहने रहे, इसलिए 2-3 उसने बैठा ले एंकर जो आपको हिंदूवाद और राष्ट्रवाद और दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन पूरा 365 दिन 21 घंटे 24 घंटे में 3 घंटे देता, बाकी 21 घंटे नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैसा एजेंडा चलता कभी देखिए, उसके एनालिसिस करिए। तो ये सब लोगों ने ये क्यों ये जो रंडियां और भड़ुए जो गाली बक रहे थे देश के प्रधानमंत्री को, वो इनके चैनलों पे 24-24 घंटे चले हैं, 24-24 घंटे। ये जदुनाथ सिंह कहाँ गायब है, ये ऋषिकांत सिंह कहाँ गायब है, ये मीराबाई चानू जिसने इतिहास रच दिया, जिस महिला ने एक पूर्वोत्तर से आके, उसको इन्होंने गायब कर दिया। क्यों गायब कर दिया? क्योंकि ये रंडी और भड़ुए जो है जो गाली बक रहे थे, इनकी कलाई खुल जाती है, नंगे हो जाते, इनका क्या योगदान है। तो ये एक साजिश चल रही प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। लेकिन आज जो मैंने माहौल देखा सोशल मीडिया पे, तो वो सारी ये सब लोग बह जाएंगे सुनामी की तरह,
कोई इनको रोक नहीं पाएगा। ये जितने नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, इन्होंने अपना काल बुला लिया है ये वाला नंगनाच करने के बाद। ये मुझे मीराबाई चानू और इनको लेके बताना था। और इसके अलावा जो प्रतिक्रिया मनीष जी जो आम आदमी दे रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने से नाराज, में 2-3 मैंने डाली, दिखा दीजिए, कोई जरूरत ना भी हो तो मत दिखा, लेकिन 2-3 दिखा दीजिए, शुरू में पड़ी हुई है। तो वो लोग कैसे इनको गरिया रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को अभी तक गरिया रहे थे, उनको हमें नहीं दिखाना। जो अब माफी मांगने का ढोंग पाखंड कर रहे हैं, उन पर तो अभी हम लोग बात करेंगे। एक कई बार तो लगता है कि हमने जो शो में शुरू किया था जिस चीज को लेकर के, और ये कहा था कि भाई ऐसे लोग जिनने मौज लिया है अब तक ये क्यों नहीं सड़क पे आ रहे हैं, तो उसके बदले जेन जी सड़क पे आ गए। और वो मतलब ऐसा लगता है कि हमारी बात वो सुन गए और इनकी औकात, इनका फैक्ट बताने लगे। जो सुनिए इन बच्चों को, 2-3 उनको सुन लीजिए। ये देखिए, tea seller in the country. Obviously, the country has to be doomed. Bro, you're educated, right? At least use that education. Indian politics basically has 3 groups: Modi supporters, Modi haters, and people who don't support him but still think he's a better option. Love him or hate him, one thing is undeniable: Modi dominates Indian politics. You can criticize him as much as you want as a prime minister or as a great leader, but we have to agree on one thing: he is great at what he does. And if he isn't fit to be prime minister, then who? Rahul Gandhi, aka Pappu. And if you want to call me an andhbhakt, please join in the comments. I don't read DMs anyways. An uneducated tea ये सुनिए। इस लिब्रांडो मंडली को थोड़ा रेज बेट कर लिया जाए तो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अंधभक्त, आएगा तो मोदी ही, आएगी तो बीजेपी ही, आरएसएस जिंदाबाद, अगली बार योगी सरकार, और क्या है, जय श्री राम, हर हर महादेव, मंदिर वहीं बनाएंगे, चमचे नहीं मानेंगे। यार बैठे बैठे ना बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना ये इनको सुनिए। मैंने कहा ना 18 से 80 माता जी की बात सुनिए। आपका क्या कहना है? अम्मा, आजकल इतना प्रोटेस्ट हुआ और सोशल मीडिया पर जो लोग मोदी जी के बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कल से इतना बुरा लगा है, उनकी माता जी से ऐसा बोला, हमारे उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, हमारे भी आंसू आ रहे थे। जो वर्ड्स उस लड़की ने मोदी जी के लिए यूज किए हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट के नाम पर, अगर वही सेम वर्ड्स आपके पेरेंट्स के लिए कोई यूज करे या फिर आपके घर में जो बुजुर्ग है उनके लिए यूज करे, जो लोग उसको वहाँ पे एंटरटेन कर रहे थे खड़े होके, जो हंस रहे थे उस टाइम पर उसकी बातों पे, तो क्या उनका रिएक्शन तब भी सेम होगा? इस आदमी को तुम कैसे गाली बक सकते हो, जो 18 घंटे कई सालों से लगातार मेहनत कर रहा है और जो हमारे लगभग दादा की उम्र के है। और दम कैसा है, अगर जितना तुम गाली बक रहे हो उसका 0.1% भी अगर पाकिस्तान बोले तो उसको घर में घुस के कूट के आ जाए। उस माँ को गाली देने की क्या जरूरत थी, जो इस दुनिया में है ही नहीं, जिसने कभी राजनीति की नहीं, उसको गाली देने की क्या जरूरत थी? वो भी छोटे छोटे बच्चे उस माँ को गाली दे रहे थे। शर्म करो यार। जिस उम्र में ये इंसान आज है ना, उस उम्र के हमारे घर में हमारे दादाजी, जितनी गालियां और जितनी गंदी बातें लोगों ने मोदी जी के बारे में कही है, क्या वो इतनी ही गंदी गालियां अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें देते हैं? आपको इतनी गालियां देते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, मेरे से सुना नहीं जा रहा, लेकिन आप तो देश के लिए कर रहे हो। आपको नमस्कार, शत प्रणाम मोदी जी। ये एक झलक है आपको, और इस तरह के प्रतिक्रियाओं की सुनामी चल रही। सुनामी फेसबुक पे भी और ट्विटर पे भी, ये इंस्टाग्राम में जाता नहीं, मगर इन दो के लिए तो मैं निश्चिंत होकर कह रहा हूँ। तो ये सुनामी नहीं चली, इन पे जूते पड़ रहे हैं जो मोदी विरोध के नाम पे धंधा कर रहे हैं पिछले 12-14 साल से। असफल दुकान खोले हैं, दुकानें इनकी चल नहीं रही, ये इनके जूते चल रहे हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, ये इस पूरे जो सिनेरियो में देख रहा हूँ, इसका पूरा परिणाम जो मैं बता दूं कि वो सिर्फ 2027 है। तो इस पूरे प्रकरण से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये जो जनभावनाएं हैं, ये जनभावनाएं मरेंगी नहीं। तुमने जिंदा कर दी 2007 के बाद। फिर मैंने कहा 2007 में सोनिया गांधी ने एक सेंटेंस कहा था, मौत का सौदागर। वो इतना भद्दा, इतना अश्लील नहीं था, माँ बहन की गालियों की तरह नहीं था, वो आपत्तिजनक था और एक चोट पहुंचाने वाला उसका संबोधन था।
तो मौत का सौदागर की कितनी गहरी कीमत कांग्रेस ने चुकाई थी और सोनिया गांधी जितने विपक्षी थे। तो यहाँ तो इन्होंने सीमा पार कर दी, इन्होंने सीमा पार कर दी है। अब इसका परिणाम का इंतजार करिए। बिल्कुल, और इसीलिए लगा परिणाम ये कि दिन रात जिस ढंग से अमित शाह लगे हुए हैं, उससे लग हाँ, रहा है कि परिणाम और घातक होने वाला है। अब आता हूं अमित शाह पे। अमित शाह क्या करेंगे? तो पहले तो मुझको पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से हम लोग कह दें कि इनमें से किसी को भी एक सुई की नोक बराबर भी माफी देने की, रहम खाने की, कोई दया करने की इनके ऊपर कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये ना तो ये लड़के हैं ना लड़कियां, ये रंडियां हैं, ये भड़ुए हैं। रंडियों में कोई वो नहीं होता, रंडियां बड़ी जल्दी रंग बदलती हैं। और क्योंकि ये फंस गए, इनको पब्लिक पकड़ के मार रही, दौड़ा रही है, तो इनको लग रहा है प्राण बचाने के लिए अभी फिलहाल मोदी का नाम ले लो। ये वो लोग हैं जिन्होंने मोदी को गाली दी, जिन्होंने भगवान भारतीय सेना को गाली दी। याद करिए मनीष जी, एक इसमें रंडी जो थी वो खड़ी, उसमें हमारे सीआरपीएफ के जवानों को मजाक, सीआरपीएफ आरएएफ के जवानों को मजाक बना रही थी। ये नीला है, ये टॉयलेट क्लीनर है, और ये जो पीला है यानी पुलिस, वो जो है वो हमारा बाथरूम क्लीनर है। वो हमारे जो जवान जो रात दिन सेवा करते हैं उनके लिए बता रहे थे कि ये टॉयलेट क्लीनर है और ये बाथरूम क्लीनर है। वो रंडी आज रो रही थी, माफी मांग रही थी, हमसे बड़ी गलती हो गई। लेकिन इस तरह से माफी मांगने में तो याद कर लीजिए कि मोहम्मद गौरी ने भी 3 बार माफी मांगी थी, 3 बार। तो ये इनको माफ करने की जरूरत नहीं। अब ये जैसा इन्होंने किया, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। और एक चीज और बता दूं, थोड़ा बड़ा खुश हो गए थे कुछ काकरूची कि आज वो पता नहीं क्यों फाट पड़ी वो रेखा गुप्ता, जो दिल्ली पुलिस तुम्हारे अंडर में नहीं और सारे केस वापस लेंगे। केस वापस लेना तुम्हारे हाथ में है, और जरा हाथ जिस दिन ले लोगी उस दिन कितनी गालियां तुम पूरी बौछार पूरे देश से होगी, आज का माहौल बता रहा है। हालांकि उसमें एक बात समझ लीजिए कि वो उन लोगों के केस वापस करने की बात हो रही है जिन्होंने नीट का परीक्षा दी थी, जिनके पास बाकायदे प्रवेश पत्र है और उनको अपने सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। ये जो 2873 जिनका पुराना रिकॉर्ड है, इनमें कोई नहीं छूटने उठने वाला है। ये सब तो जब्त हो गए हैं। तो अमित शाह जो है वो कुछ दूसरी बात कर रहे हैं। और अभी तक इस पूरे विरोध प्रदर्शन पे अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला है। वो जो कुछ कर रहे हैं वो चुपचाप कर रहे हैं, और इसीलिए वो बोल नहीं रहे। इन कुत्तों को भौंकने की कोई उससे समस्या नहीं है। कोई एक डेट चुनिए और उस दिन हम लोग जीएस को वोट करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो इनके लिए बड़ा पुख्ता इंतजाम बन रहा है। में आपने देखा था 4 सीट हुई थी तो 6-6 साल जमानत नहीं थी। ये उसी तरह से जाएंगे जो 3000 लफंगे हैं। और वो जो दीपिके और वो जो सौरव दास है, वो ये ना सोचे कि वो बच गए, उनके खिलाफ अभी एफआईआर नहीं। उनके खिलाफ एफआईआर जब होगी तो बड़ी पुख्ता वाली होगी कि वो भी तरसेंगे। जमानत के लिए थोड़ा इंतजार करें। बिल्कुल। अभी हम एक दिलचस्प चीज हमने तो लगातार देखा ही है कि किस तरह से प्रधानमंत्री अमित शाह जो है, मैं लगातार मेरी नजर उस पे है, मैंने चूंकि सालों गृह मंत्रालय भी कवर किया है। अमित शाह आमतौर पे पूरा संसद खाली हो जाता है तो 2 बजे 1:30 बजे रात में निकलते हैं अमित शाह अपने कमरे से। और रिपोर्टर भी देखिए कि आज जब तक अमित शाह जो होम मिनिस्ट्री कवर करने वाले, सब व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, होम मिनिस्टर कवर करने वाले ये तमाम रिपोर्टर्स हैं और ये इंतजार कर रहे होते हैं कुछ मिल जाएगा अमित शाह से, और बस वो हंसी मजाक करते हुए बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये चीजें बता रही है कि बहुत कुछ क्या कुछ होना है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो एक चीज इंटरेस्टिंग ये है, इस चेहरे को जरा पहचानिएगा सर, जो आपसे हमारी बात हो रही थी। ये गंधौर का चेला है, ये जंतर मंतर पर बैठा था, ठीक है। और जंतर मंतर पर जब ये बैठा था तो ये भी कह रहा कि अन्ना की तरह ये भी अनशन किए हुए था, खाता पीता नहीं था। ऐसे ही जिंदा, मतलब सॉरी अन्ना कह रहा हूं, वो सोनम वांगचुक की है। इसको सुनिए क्या कह रहा है। जैसे जुनैद को पुलिस ने उठाया, इसको भी उठा लिया था। जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें मैं और मेरे 4 साथी और हंगर स्ट्राइक पर थे, जिससे दिल्ली पुलिस ने आज मुझे सुबह तकरीबन 7 बजे अपने रूम से गिरफ्तार करके जो जंतर मंतर के पास जो पुलिस थाना है पार्लियामेंट का, उसमें मुझे 7 बजे से यहाँ पर गिरफ्तार करके बैठाया गया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एसपी साहब आएंगे, डीएसपी साहब आएंगे, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ तानाशाह सरकार को
जो शांतिपूर्वक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे उन्हें गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है। हमने तो पूरे 9 दिन तक अनशन पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे, और इस चुट्टे को देखिए, कह रहा गिरफ्तार गिरफ्तार करना, मतलब ये रिसेप्शन पर बैठा हुआ एसपी साहब आएंगे, डीएसपी साहब आएंगे तो आपसे कुछ बात करेंगे, इसको ही गिरफ्तारी बता रहा है। लेकिन इसके चेहरे उड़े हुए, गंधौर का चेला बताया जा रहा, सबसे पहले गंधौर ने इसका वीडियो डाला है। बताया जा रहा है कि गंधौर ने ही इसको प्लांट करा था कि सोनम वांगचुक सिर्फ रहेगा तो ये उसके कुछ चेले रहेंगे। जुनैद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, हमसे पूछताछ क्यों हुई? मतलब पुलिस पूछताछ भी इन लोगों से नहीं करेगी। ये जुनैद अरेस्ट हुआ, ना एक चुट्टा अरेस्ट हुआ। इन लोगों की पतलून इस तरह क्यों गीली हो गई है? नहीं, ये तो कुछ गंवार है, जाहिल है, उसके गुलाम है, पाले हुए कुत्ते हैं उसकी गदौर यादव के। इनसे ज्यादा उम्मीद मैं बता रहा हूँ, जो बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल कोई ज्यादातर जेएनयू में पल रहे थे, वहां सरकारी खैरात तोड़ रहे थे, वो सब बड़े अकलमंद थे। और याद करिए, लोग भूल जाते हैं कि उस दंगे के पहले, दंगे के दौरान भी इन्हीं बेशर्म न्यूज चैनलों पे वो बाकायदे गेस्ट बन के आते थे। वो आधे एक घंटे की अपनी डिबेट करते थे 2006 2020 और 2019 में। ये न्यूज चैनल बेचारे जानते ही नहीं थे कि ये कौन है, दंगाई है, देश के टुकड़े करना चाहते हैं। इन न्यूज चैनल अपना दामाद बना के बैठाते थे, सारे यही न्यूज चैनल थे, कोई नया नहीं था। और उसके बाद वो जो बड़े अकलमंद थे, बड़े विश्लेषक थे, 6 साल से तरस रहे हैं। तो अभी इसके रोने गाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो अभी मनीष जी से मैंने बात की, अमित शाह कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनका क्या होगा, इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने बुरा किया, ये क्या होगा? कानून अपना काम करेगा। ऐसा थोड़ी कि अमित शाह को तलवार लेके इनके पीछे पड़ जाएंगे। कानून काम करेगा और पुलिस बड़ी मेहनत से उस कानून को तैयार कर रही है। तो इंतजार करिए, अभी 10-12 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। मेरे ख्याल से 13 अगस्त को समापन जब हो जाएगा इस संसद सत्र का, ये जो बरसात वाला मानसून सत्र है, ये जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद इनके ऊपर बरसात होना शुरू हो। अभी बरसात जो है वो अंदर झेलने तैयार है और वो पूरी तैयारी है। 13 तारीख के बाद इनकी तरह ही वास्तव में शुरू होगी। तो इंतजार करिए, अभी जितनी मौज ले लें, थोड़ा गलतफहमी में रह लें। और अमित शाह का न बोलना और वहां पे मौजूद रहना और 2-2 बजे रात में संसद भवन से निकलना तो कुछ अलग संकेत कर रहा है। और ये मैं बता दूं कि आप देखते होंगे बहुत से न्यूज चैनलों पे, अमित शाह ने फिर ये कहा था, फिर डोभाल ने फिर ये कहा था, उसके बाद मोदी ये बोले। हम लोग इस तरह के लगड़बग्घों की तरह आपसे झूठ नहीं बोल सकते कि एनालिसिस के नाम पे बता दें कि अमित शाह ने ये कहा, जैसे हम वहां कोई बैठे थे कुर्सी डाल के। और इसको एक उदाहरण से समझ लीजिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री अपने गृह प्रदेश की पूरी सरकार बदलने जा रहा था और किसको नहीं मालूम था। ये खैराती पत्रकार छोड़ दीजिए, उस सरकार का सबसे मजबूत मंत्री नितिन पटेल, जो बाद में मीडिया के सामने आके कहने लगा कि मैं भी दावेदार हूं, मैं योग्य हूं, मैं मुख्यमंत्री बनने योग्य हूं, मेरी भी दावेदारी है। और जब घोषणा की प्रधानमंत्री मोदी ने, तो वो मंत्री भी नहीं बनाए गए, तो वो मंत्रिमंडल से बाहर थे। नितिन पटेल नाम याद होगा जिन लोगों ने उस समय देखा होगा। तो जो आदमी अपनी पूरी सरकार बदल दे तो पता ना चले किसी को, उसको आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बड़े बड़े विशेषज्ञ आके बैठते हैं कि अमित शाह ने फिर ये कहा, तो डोभाल ने फिर ये कहा, तो फिर उसके बाद मोदी ने इस पर ये इंटरफेयर किया कि इस तरह की करवा चौथ प्रपंच कथाएं, बेताल कथाएं मत सुनिए। जो दिख रहा है उससे अपना एनालिसिस करिए कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। और मैंने बताया कि 13 तारीख के बाद इन सबकी तरह ही शुरू होगी। फिलहाल अभी तक का ये माहौल है और अमित शाह की जो चुप्पी है वो कुछ विशेष गंभीरता की तरफ संकेत कर रही है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये बड़े बड़े लोग नहीं भांप पाए, तो हम आप क्या भांपेंगे। फिलहाल जो अच्छा चल रहा है, गंभीर चल रहा है, उनकी गंभीर मुद्रा जो है वो ये बता रही है कि इन रंडियों और बड़ुओं का इनका इलाज परमानेंट होने की तैयारी है, ताकि दोबारा इनकी औकात ना हो ये करने की। और उसकी प्रतीक्षा हम सबको है, आपको भी होगी, मुझे भी है कि ये किसी तरह समाप्त हो। इनके हाथ जोड़ने, ये जो मेन लोगों को भ्रम पैदा हो रहा है कि कहीं हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, तो इनको माफ कर दिया जाएगा। इन्होंने कोई खिलौना थोड़ी तोड़ा या इनके हाथ से कोई चाय का कप गिलास थोड़ी गिर गया कि इनको माफ कर दिया जाएगा। जरा गौर करिए 1 मिनट के लिए कि अगर उस दिन ये सफल हो जाते, 20 तारीख को ये सफल हो जाते, तो ये क्या माफ करते इस देश को या इस देश के प्रधानमंत्री को या सरकार को? क्या ये संसद के अंदर घुसने के बाद जब तोड़ फोड़ कर लेते, जब जला देते, क्या ये कहते कि फिर से आके नरेंद्र मोदी बैठ जाओ इस कुर्सी पे? पता न चलता नरेंद्र मोदी कहाँ गए, अमित शाह कहाँ गए और हम आप कहाँ गए, पूरा देश कहाँ गया।
इसके से गुंडों, लफंगों, बलात्कारियों, हत्यारों, डकैतों जिनको लेके आए थे, इनका कब्जा होता देश की संसद पे। ये दूसरा मौका आपको ना देते, दूसरा मौका ना देते, तो फिर भारत इनको मौका क्यों दे? भारत इनको मौका क्यों दे जो अपने साथ 3000 डकैतों, हत्यारों, बलात्कारियों की फौज लेके आई थी। नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को क्रश कर देना चाहिए, क्रश। इनको दंडित नहीं करना चाहिए, इनको क्रश कर देना चाहिए, दोबारा इस सर उठाने लायक ना रहे। इतनी निर्ममता के साथ इनको करना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये आपके सामने एक उदाहरण है जिसने इस पूरे हिंदुस्तान की किस्मत बदल दी, हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, 3 बार गलती दोहराई थी मोहम्मद पृथ्वीराज ने, और उसके बाद तीसरी गलती बहुत भारी पड़ी और 1000 से हिंदुस्तान उसका दंड भोग रहा है। तो वो गलती अब मत करिएगा। तो अब मुझको उम्मीद है कि अमित शाह वो गलती वो करेंगे भी नहीं। इन रंडियों और भड़ुओं को इनका जो इन्होंने किया है वो इनको भोगना पड़ेगा, और बहुत बुरी तरीके से भोगना पड़ेगा। केवल 13 अगस्त तक मैं इंतजार कर रहा हूँ, हो सकता है उससे पहले हो जाए, लेकिन मेरा अनुमान है कि 13 अगस्त के बाद, तब तक इनको जरा मौज ले लेने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये बचेगा इनमें से कोई नहीं। और वो जो दीपके और वो सौरभ दास, आज मैं कहीं मैं पढ़ रहा था कि दीपके जो अमेरिका में जिस मकान में रहता है उसने विला ली है, और उस विला का किराया है 8 लाख रुपए महीना। सोचिए आपकी 8 लाख रुपए महीने के किराए के मकान में रहता है वो अमेरिका में, और हिंदुस्तान में वो कैसे यहाँ पे आके बहाना बनाए। तो ये सब बड़े खतरनाक इरादे से पाकिस्तान और अमेरिका और चीन, इनमें से इनके पाले हुए सांप हैं जो भारत के अंदर छोड़े गए हैं। मगर इन सांपों का फल हमको आपको कुचलना है, पूरे देश को कुचलना है।